नमस्कार दोस्तों। आज है 12 सितंबर 2023। 12 सितंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटिव जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर का ये सेशन। आज का जो पहला सवाल है वो है, हाल ही में भारतीय विमानन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा और किसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऑप्शन ए बोइंग, ऑप्शन बी एयरबस, ऑप्शन सी इंडिगो, ऑप्शन डी इंडिगो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि एयरबस। जी हाँ, एयरबस के साथ अभी एक समझौता हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार में देखेंगे। नई दिल्ली में भारतीय विमानन क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा और एयरबस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही एयरबस और टाटा ने वडोदरा गुजरात में भारत में C295 विमान के डिजाइन, नवाचार, निर्माण और विकास के लिए साझेदारी की घोषणा की थी। एयरबस दुनिया में वाणिज्यिक विमानों का सबसे बड़ा निर्माता और हेलीकॉप्टर, रक्षा और अंतरिक्ष उपकरण का एक प्रमुख निर्माता है। बात करें गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा की स्थापना तो 2022 में हुई है और गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के जो अभी कुलाधिपति है वो अश्विनी वैष्णव हैं। तो आपको इस करंट अफेयर से इतनी जानकारी मिलती है, आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अब अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरे चरण का समापन अरब सागर में सफलतापूर्वक किया है। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि फ्रांस के साथ। और ये रहा मैप में फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के जो पीएम हैं वो हैं एलिजाबेथ बोर्न। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में देखेंगे। फ्रांस भारत द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरे चरण का समापन अरब सागर में सफलतापूर्वक हुआ। इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध लड़ने के कौशल को बढ़ाना और परिष्कृत करना, अंत संचालनीयता में सुधार करना और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने की क्षमता का प्रदर्शन करना था। इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 का पहला चरण था। ये भी आपको याद रखना है। 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिम समुद्री तट पर हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच यह द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। 2001 में से आधिकारिक तौर पर वरुण नाम दिया गया है। तो आपको इतना सब कुछ इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि जापान। तो ये है मैप में जापान। जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। जापान के जो इस वक्त पीएम है वो है फूमियो किशिदा। तो अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है। जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जिसका नाम जाक्सा है के अनुसार स्लिम 3 से 4 महीने की अवधि में कक्षीय युद्धाभ्यास की एक श्रृंखला के माध्यम से चंद्रमा पर जाने से पहले
पृथ्वी की कक्षा में पहला महीना बिताएगा। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 मिशन भारत की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंड हुआ। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए सूरत, बी इंदौर, सी जयपुर और डी सेलम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि इंदौर। इंदौर को स्वच्छ हवा के लिए पहले शीर्ष स्थान पर रखा गया है। इंदौर की यहाँ पे बात हो रही है तो इंदौर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है और यहाँ की जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान। और अगर बात करें यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं मंगू भाई सी पटेल। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इंदौर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंदौर, अमरावती और परमाणु को भारत में सबसे स्वच्छ हवा वाले 3 शहरों में स्थान दिया गया है। और अगर बात इसमें ये तो 3 सबसे स्वच्छ वाले हैं। भारत में मदुरै, जम्मू और कोहिमा को सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों के रूप में स्थान दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचांक AQI कार्यक्रम के हिस्से के रूप में रैंकिंग जारी की गई थी। इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस कंपनी को अपना पहला इंडेक्स फंड लॉन्च करने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है? तो 4 ऑप्शन हैं। पहला ग्रो, दूसरा अपस्टॉक, तीसरा है एंजल वन और 5वां है 5 पैसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ग्रो। तो ग्रो को यहाँ पे बाजार नियामक यानी कि सेबी से मंजूरी मिल गई है। तो थोड़ा सा ग्रो के बारे में देखेंगे। ग्रो के जो संस्थापक हैं वो हैं ललित केसरे और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2017 में। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ग्रो को अपना पहला इंडेक्स फंड लॉन्च करने के लिए बाजार नियामक सेबी से मंजूरी मिल गई है। इस साल की शुरुआत में ग्रो ने इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के म्यूचुअल फंड कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है, जिससे उसके लिए म्यूचुअल फंड पेशकश शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। तो इतना सब कुछ आपको इस करंट अफेयर से जानकारी मिलती है, आप उसको भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। हाल ही में किस राज्य के सेनहरी लोक एवं सांस्कृतिक दल ने इटली के मिलान में आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लिया है? ऑप्शन ए असम, बी सिक्किम, सी मणिपुर, डी मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि मिजोरम। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। मिजोरम के सेनहरी लोक एवं सांस्कृतिक दल ने 9 सितंबर को इटली के मिलान में आयोजित होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में हिस्सा लिया। यह ट्रूप मिजो लोगों की समृद्ध और जीवंत संस्कृति, परंपराओं और संगीत का प्रदर्शन करेगा। इस महोत्सव में भाग लेने वाला मिजोरम मंडली उत्तर पूर्व का एकमात्र सांस्कृतिक मंडली है। तो इतना सब कुछ आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। हाल ही में लॉन्च फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गीता कर्माकर, ऑप्शन बी ऋचा शर्मा, ऑप्शन सी राधिका अयंगर और ऑप्शन डी सुनीता पवार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि राधिका अयंगर। ये हैं राधिका अयंगर। अभी ये ही फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक की लेखिकाएं हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पुस्तक भारत में बनारस शहर की विशेष रूप से मृत्यु और मृत्यु के बाद के जीवन के साथ इसके संबंध की पड़ताल करती है। तो ये एक पुस्तक है राधिका अयंगर की। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस शहर के मेट्रो रेलवे द्वारा पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए दिल्ली,
ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दिल्ली। दिल्ली मेट्रो द्वारा अभी पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। जो डीएमआरसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 24 दिसंबर 2002 को सहदरा 30 हजारी लाइन से इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें इसकी, अभी जो संस्थापक थे वो ई श्रीधरन थे। और अगर बात करें इसकी जो इसको बनाता कौन है, इस ट्रेनों का जो निर्माण करता है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है रोटेम, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के लिए यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद में दिल्ली मेट्रो द्वारा 36 स्टेशनों पर समर्पित काउंटरों के माध्यम से पर्यटक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। दिल्ली मेट्रो ने भी कई पहल की हैं जिनमें प्रतिनिधियों के नियोजित मार्गों पर स्थित अपने मेट्रो स्टेशनों और मेट्रो स्तंभों का सौंदर्यीकरण शामिल है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, प्रति वर्ष नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन बी 8 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर, ऑप्शन डी 10 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 7 सितंबर को। तो प्रतिवर्ष नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। यह वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मजबूत साझेदारी, बढ़े हुए निवेश और साझा जिम्मेदारी की तत्काल आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के चौथे अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 की थीम याद रखनी है आपको, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ है, स्वच्छ वायु के लिए एक साथ, ये इस बार की थीम है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, G20 में जारी किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रस्तावना में निम्न में से क्या शामिल था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना तथा लैंगिक समानता लाना, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ये सभी काम हुए हैं इस बीच में जो G20 दिल्ली में हुई है मीटिंग। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में 9 और 10 सितंबर तक हुआ। यहाँ पे पूछा जाता है कि कब हुआ, तो ये याद रखना कि 9 और 10 सितंबर तक हुआ। इस बीच नई दिल्ली घोषणा पत्र यानी कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर G20 के सभी देशों ने सहमति दे दी है। इस घोषणा पत्र को 9 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया। नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रस्तावना में लिखा है, दुनिया के लोगों के बीच शांति और समृद्धि की दिशा में काम। इस घोषणा पत्र में मजबूत, संतुलित, समावेशी और टिकाऊ विकास करने की बात कही गई है। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़े कामों में तेजी लाना, हरित विकास पर समझौता ताकि भविष्य में सतत विकास हो चुके यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय टैक्सेशन, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना तथा लैंगिक समानता लाना, वित्तीय क्षेत्र की समस्याओं का निपटान, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई, अधिक समावेशी दुनिया का निर्माण। तो इतनी जो बातें हुई हैं ये हुई हैं G20 में। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अब अगले करंट अफेयर की ओर। अगला करंट अफेयर है, महाकवि दिवस यानी कि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि में किस तिथि को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए सितंबर, ऑप्शन बी 10 सितंबर, ऑप्शन सी 9 सितंबर, या ऑप्शन डी 8 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया जाता है। अब ये किसकी स्मृति मनाया जाता है ये भी आपको बता रखा है, सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि में। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। राष्ट्रवादी कवि और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि 11 सितंबर को महाकवि
दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, मनाया जाता है। तमिल लेखक, कवि, पत्रकार और समाज सुधारक सुब्रमण्य भारती 11 दिसंबर 1882 को इनका जन्म, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 11 सितंबर 1921 को हुई थी। का जन्म तिरुनेलवेली जिले के एट्टायरपुरम में हुआ था। उन्होंने 11 साल की उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। इतना आपको इस करंट अफेयर से जानकारी प्राप्त होती है, आप उसको भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। आज का अंतिम करंट अफेयर है, आंध्र प्रदेश राज्य के किस पूर्व मुख्यमंत्री को कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है? तो इसके ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है YS राजशेखर रेड्डी, ऑप्शन बी N किरण कुमार रेड्डी, ऑप्शन सी चंद्रबाबू नायडू, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चंद्रबाबू नायडू को। थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू को अपराध जांच विभाग यानी कि CBI ने कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। श्री नायडू पर ठेकों में जोड़ तोड़ करने, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करने और कौशल विकास निगम के नाम पर एक फर्जी स्कीम को बढ़ावा देने के आरोप हैं। श्री नायडू को लगभग 370 करोड़ रुपए वाली परियोजनाओं में घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। और बात करें यहाँ पे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो 3 यहाँ पर राजधानियाँ हैं, जिसमें अगर बात करें अमरावती है आपकी विधायी राजधानी, और विशाखापट्टनम वो है आपकी कार्यकारी राजधानी, और कुर्नूल है न्यायिक राजधानी। अब यहाँ के जो CM हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं S अब्दुल नजीर। तो आपको इतना सब कुछ करंट अफेयर से जानकारी मिलती है, उम्मीद है आप उसको भी याद रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है किसी भी प्रकार से, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।